बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी 22 पॉइंट्स की, और इसकी रीज़न क्या थी? 2 दिन से मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही थी, तो क्या ये किसी न्यूज़ की वजह से आज नेगेटिव क्लोजिंग आई और एक प्रेशर आया मार्केट में, या एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी? और कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो कल हमने ऑयल स्टॉक्स को जो टारगेट किया था उनमें क्या थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्विकली, कि कोई वरी की बात तो नहीं। और आईटी स्टॉक जो कि कल हमने डिस्कस किया था उनको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक और पॉइंट के सिल्क बैंक में आपको पता आजकल थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा अपनी एक थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, किन रेट्स पे एंट्री लेनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं मार्केट की तरफ। देखें, कल जब वीडियो बनाई थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस का कल चांसेस था कि वो इंक्रीज़ होंगी, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ओवरऑल तो इसका इन्फ्लेशन के ऊपर होती है, इसकी वजह से इकॉनमी पे एक स्ट्रेस आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो अच्छा नहीं है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना किसी तरह भी इकॉनमी के लिए। लेकिन हम जिस सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं उसमें आपको याद होगा कि पीछे जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी और अच्छी खासी, मतलब 30 इन 1 गो बढ़ी थी, तो उसके बाद मार्केट अगले दिन 700 800 900 पॉइंट ऊपर चली गई थी। रीज़न बीइंग कि इस वक्त आपकी पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना लिंक करता है आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ, और हमने यही डिस्कस किया था कि ये क्योंकि उसके साथ लिंक करता है, तो यहाँ पे अगर वो बढ़ती हैं तो एक तसल्ली ये होती है कि यार हमें जो एक्चुअल ज़रूरत है इस वक्त वो आईएमएफ के प्रोग्राम की, प्लस और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे पैसों की, तो वो पूरी होती है। और अगर ये नहीं बढ़ाते तो उसमें फिर एक फ़ियर आ जाता है कि ये चीज़ें फिर अब डिले होंगी। तो वही सिचुएशन है। ओवरऑल फिर अनसर्टनटी जो सी है, और प्लस पॉलिटिकल साइड पे भी अगर आप देखें तो वो जो 6 दिन इमरान खान ने कहे थे वो ख़त्म हो गए तकरीबन। अब वो किसी भी दिन, आने वाले एक आध दिन 2 दिन जो सा है, वो किसी भी टाइम अनाउंसमेंट हो सकती है कि जी नेक्स्ट जो लाएमल है वो क्या होगा, और फिर उस लाएमल के ऊपर मार्केट जो सा अपना रिस्पॉन्स देगी। अगर वो फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च की कोई डेट आती है और वो करीब की डेट आती है तो देन देर विल बी इशू, और अगर कोई और स्ट्रेटजी बनती है तो फिर जो सा थोड़ा सा बेहतर होगा। प्लस एक न्यूज़ अभी आई है कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ने कॉल कर लिया असम्बली का सेशन फॉर बजट, जो कि अभी तक हमें लग रहा था शायद 10-15 जून तक जाएगा, बट अब वो 6 जून को जो सा वो आ रहा है। तो ये थोड़ा बेहतर है कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। और आई थिंक कि आईएमएफ पेट्रोल प्राइस के साथ कुछ बजट में आप कहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी जो सा वो इस चीज़ को भी देखना चाह रहा है। तो अगर ये चीज़ें प्रॉपरली होती हैं, ये मैनेज करते हैं, तो फिर 6 के बाद, बजट के बाद, होपफुली जो है हम मिड जून तक जो है वो सारी तमाम चीज़ें जो सी हमारी पेंडिंग है आईएमएफ के साथ और बाकी चीज़ें ये क्लोज़ हो जाएंगी होपफुली। तो उस पूरे सिनेरियो में जो कल की न्यूज़ थी कि पेट्रोल प्राइसेस को इन्होंने वहीं पे अनचेंज रखा, तो वो डेफिनेटली एक फिर अनसर्टेनिटी थोड़ी सी जो सी है वो इस एंगल पे कि आईएमएफ के साथ हमारी डील का क्या बनेगा, फर्दर डिले होगा, और अल्टीमेटली ने प्राइसेस इंक्रीज़ तो करनी पड़ेंगी। वो अब आने वाले 3 दिन में करें, 2 दिन में, या हफ्ते बाद करें, वो करनी पड़ेंगी। तो इस सिनेरियो में एक करेक्शन जो सी है वो आज, और एक डिप, एक प्रेशर आया। अगर ये सिनेरियो डिफरेंट साइड पे होता तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा फिर एक बेहतरी की तरफ लेकर जाती। अब इस पूरे सिनेरियो में ये अब एक ऐसी चीज़ है जो कि हम पिछले काफ़ी अरसे से जो सा वो देख रहे हैं, किसी ना किसी वजह से, वो पॉलिटिकल साइड हो, इकोनॉमिक साइड हो, इंटरनेशनल सिचुएशन हो, कि हमारी मार्केट पिछले चंद सालों से वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी का शिकार है, और उसमें ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं, और इस तरह की सिचुएशन जो सी है वो बार बार आती रहती हैं। और उसमें अब तो हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो हमने यही जो सा उसको प्लान किया हुआ है कि उसमें अच्छे स्टॉक्स में आएँ, अच्छे लेवल पे आएँ तो आप बच जाएंगे, सेफ़ रहेंगे। और पैनिक में अगर आके सेलिंग करेंगे, हाई साइड पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और बल्क में बाइंग करके या लेवरेज पे बाइंग करके आप आ जाएंगे, तो देन इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उस पूरे सिनेरियो से होपफुली काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, बार बार इस चीज़ से अवॉइड करना जो सा वो सजेस्ट कर दिया था, तो होपफुली अब इन चीज़ों से एटलीस्ट ये है कि लेवरेज पे बाइंग ना करना, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना, और हाई साइड पे बाइंग ना करना। ये 3 चीज़ें अगर हम इन्हीं को फोकस कर लें तो इंशाल्लाह ताला
हम इन क्राइसिस से बड़ा इजीली जो है वो अपने आप को सस्टेन भी कर लेंगे, और बल्कि बहुत सी छोटी ट्रेड जो हम करते रहते हैं साथ साथ और अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करते हैं, उनके थ्रू हम अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर लेते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ वही वेल कर सकते हैं जिनके पास कैश इन हैंड होता है, और वो कैश इन हैंड आपके पास उसी वक्त आता है या तो आपके पास बैकएंड में पैसे हों और आप दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दें, या आप टाइमली प्रॉफिटिंग करके अपना कैश क्योर कर लें फॉर एवरेज और बाई बैक ऑन डिप। तो यही स्ट्रेटजी जो सी है अभी तक, जब तक कि मार्केट एक सस्टेनेबल रैली नहीं बनाती, तो यही स्ट्रेटजी आपकी कामयाब रहेगी। और कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी न्यूज़ हैं, बहुत अच्छे रेट्स पर हैं, उनको आप हाफ स्टॉक्स को टारगेट कर लें फॉर जून क्लोजिंग, 2-3 माह के लिए होल्ड कर लें और हाफ के ऊपर आप ट्रेड करें। हाफ, अच्छा इसमें एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जी पूरे में क्यों ना ट्रेड करें, कि देखें जो इस वक्त सिनेरियो है पाकिस्तान का पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, यू नेवर नो कि एग्जैक्टली कब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी या खुदा न खास्ता कब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो जो स्टॉक्स हैं जिनमें रैली बननी है, उनमें न्यूज़ हैं, बड़े अच्छे रेट्स पर हैं, तो जैसे ही चीज़ें क्लियर हुई तो फिर वो आपसे पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने हाफ़ क्वांटिटी उनको रखी हुई है तो ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट रखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ऊपर ही जाना है। और हाफ़ को ट्रेड इसलिए करें कि जब तक ये अनसर्टनटी है तब तक तो वो नहीं जाएंगे एग्जैक्टली ऊपर, तो वो जो हाफ़ क्वांटिटी है उसको आप ट्रेड करके मतलब हाई साइड पे सेलिंग करें, लो साइड पे बाइंग करें, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरह इस स्ट्रेटजी के साथ ये एक विन विन सिचुएशन बनती है, और जो कि पिछले काफ़ी अरसे से हम माशाल्लाह इसमें एक बेहतर तरीके से ट्रेड भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अर्न भी कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जब तक ये चीज़ें प्रॉपर क्लैरिटी के साथ एक सस्टेनेबल रैली नहीं बनाती। अच्छा जी, अब आ जाएँ थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ। उसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिल्क बैंक को। पिछले दिनों सिल्क बैंक में एक अच्छी खासी जो सी है आप देखें तो वो वॉल्यूम लीडर भी रहा, पेनी स्टॉक है, उसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स बने, अपसाइड मूवमेंट भी बनी। न्यूज़ उसमें ये थी कि अलीम खान जो हैं वो बाय करना चाह रहे हैं, एक्वायर करना चाह रहे हैं सिल्क बैंक के स्टॉक्स। तो देखें, पेनी स्टॉक्स में एक चीज़ याद रखें कि पेनी स्टॉक्स जब भी मार्केट रिकवरी करती है तो कभी भी फर्स्ट गो में पेनी स्टॉक्स में रैली नहीं बनती। रैली हमेशा ब्लू चिप्स में बनती है, अच्छे स्टॉक्स में बनती है, जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। आप ब्लू चिप्स को भी छोड़ के आप ये समझें कि जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं जो भी उस वक्त चल रहे होते हैं, उनमें फ़र्स्ट अटैम्प्ट में रैली बनती है, अच्छे स्टॉक्स में बनती है आपके। उसके बाद सेकंड फेज़ पे वो स्टॉक्स आते हैं जो कि आपके स्मॉल स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा सा सेकंड फेज़ में हमेशा चलते हैं। पेनी स्टॉक हमेशा आपके थर्ड फेज़ में फिर रैली बनाते हैं, जब एक सस्टेनेबल रैली बनी स्टार्ट हो जाती है और वो प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, तो फिर थर्ड फेज़ में पेनी स्टॉक्स में आप देखें तो एक रैली बनती है। सो पेनी स्टॉक्स में जब भी आपने एंट्री लेनी है तो वो हमेशा लो रेट पे लेनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हमेशा जब रैली बनती है न्यूज़ बेस्ड रैली होती है, और मार्केट जब एक लंबा सस्टेनेबल रैली बनाए तो तब इनमें फिर मूवमेंट स्टार्ट होती है। हाँ, या जब कोई न्यूज़ आए तो उस न्यूज़ की बेस पे ये एक जंप लेते हैं। तो होता है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब वो न्यूज़ आती है, वो जंप लेते हैं, तो उस वक़्त हाई साइड पे जाके अक्सर लोग जो है उसको बाय कर लेते हैं। यानी यही सिल्क बैंक को लोगों ने आई थिंक 3 के पास 2.5 से ऊपर भी जो है वो बाय किया हुआ है। इस तरह वर्ल्ड कॉल को आप देख लें, वर्ल्ड कॉल को वो जब आई थिंक 4 के पास गया था, 3+ की बहुत से लोगों की बाय है। तो उसमें भी ऐसी न्यूज़ आती थी कि एयरवाई उसको बाय कर रहा है, उसको एक्वायर कर रहा है, और वो न्यूज़ चलती रही और उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें जो सी हैं वो विड्रॉ कर ली गई। लेकिन उस पूरी सिनेरियो में जिन दोस्तों ने तो 1 के पास या 1.5 के पास एंट्री ली थी और फिर उन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली 3 या 3+ पे, तो वो तो प्रॉफिट में रह गए। बट जिन्होंने 3 पे एंट्री ली है, उससे ऊपर एंट्री ली होगी, वो स्टक हैं। इसी तरह जिन्होंने सिल्क बैंक में 2 से ऊपर एंट्री ली हुई है वो काफ़ी अरसे से स्टक हैं। तो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली जब ये तकरीबन 1 के पास आ गया था तो वहाँ पे एंट्री ली, तो वो उन्होंने, अगर आप देखें तो इसने 1.6 को भी क्रॉस किया है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो 1.10 पे भी किसी ने बाय किया है, तो आप देखें कि 50% का तकरीबन जो है कि वो गेन बन जाता है, 40-50% का। सो पेनी स्टॉक में जो सिचुएशन है और ख़ास तौर पे सिल्क में जो सिचुएशन है, अब इसकी न्यूज़ आ गई है, इसमें डेफिनेटली एक टाइम लगेगा, एक डिस्कशन होगी कि किस रेट पे बाय करना है अलीम खान ने। फिर वो अगर डील प्रॉपरली क्लोज होती है तो तब आप इसमें एक अच्छी बेहतर मूवमेंट देख सकते हैं। जो प्राइस है इस वक्त इसमें एंट्री की, वो यही है कि अगर ये 1.4 से नीचे मिले आपको तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं।
और अगर मार्केट आगे वॉलेटाइल रहती है और थोड़ा सा डिप लेती है मज़ीद, तो ये आपको मिल सकता है रेट पे। तो 1.4 से नीचे जाएं तो वहाँ पे आप एंट्री लें। हाई साइड पे कभी भी स्पेसिफ़िकली जब ये ओपन हो और तकरीबन 10-20 पैसे इंक्रीज़ हुआ हो अपनी प्रीवियस क्लोज से, तो तब एंट्री लेना रिस्की हो जाता है। और अगर आप आज की मूवमेंट भी देखें तो आज इसने जो है 1.6 वाली साइड पे गया और वहाँ से फिर ये वापस इसने डिप ले लिया। तो वहाँ पर अगर किसी ने बाय किया तो देन आप देख लें कि ऑलरेडी जो है वो एक तकरीबन 10 पैसे का डाउन, अगर उसमें आप कमीशन ऐड कर लें तो वो परसेंटेज निकालें तो अच्छे खासी वो एक जो है अब वेट करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल जो न्यूज़ है इसमें काम जिस तरह हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 2 को तो ये टच करेगा। तो जिन दोस्तों ने 2 से ऊपर बाय किया हुआ है वो 1.4 से नीचे एवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये है कि उनकी एक एवरेज बेहतर हो जाएगी और जैसे ये 2 की तरफ जाए तो वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करें तो आप ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेंगे। और जो नई एंट्री लेना चाहते हैं पेनी स्टॉक में या सिल्क बैंक में, तो वो इसको 1.4 से नीचे अगर ये आता है तो वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जी सिल्क का। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को, जिनको हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। उसमें माशाल्लाह जो प्रीवियस एक जंप आया था उसमें अच्छा खासा गेन किया। उसमें नेटसोल पे आ जाते हैं। सबसे पहले नेटसोल आपको पता है कि इसको टारगेट किया हुआ हमने जून क्लोजिंग के लिए। इसकी रैली बनेगी डेली की, इसमें बायबैक है और आप देखें डेली मार्केट से वो 2 लाख 1.5 लाख थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो बाय हो रहा है। और अगर आप इसके देखें जब ये तकरीबन 90 से नीचे गया था तो उन रेट्स पर जब बायबैक किया था हमने या एवरेज किया था तो वहाँ से फिर ये 98 पे गया और हमने वो एग्जैक्टली यही कहा था कि हाई साइड पे वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और अब दोबारा ये देखें तो अब 92 93 90 पास आप जो है इसमें दोबारा से इसको बायबैक कर सकते हैं। सो इन मीडियम टर्म नथिंग टू वरी इन नेटसोल। इंशाल्लाह ताला जो यहाँ पे अकोमोलेट करेगा और एवरेज करेगा वो अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह फ्यूचर में गेन करेगा। सेम विद टीआरजी को भी अगर आप देखें तो 80 से नीचे बाय है या एवरेज है। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसके भी अगर आप देखें तो आप देखेंगे ग्रीन ट्री जो है इनकी इंटरनेशनल होल्डिंग अच्छी खासी बाइंग कर रही है इन रेट्स पर। तो आने वाले दिनों में इसमें भी एक रैली एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला। तो जो लोग यहाँ पे एवरेज करेंगे या बायबैक करेंगे या बाय करेंगे तो 100 प्लस पे वो इजीली इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मीनवाइल वॉलेटाइल मार्केट में वही स्ट्रेटजी कि 80 से नीचे जाए तो बाय करें, जैसे ही 85 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। वो हाफ़ क्वांटिटी करनी चाहते हैं आप फुल क्वांटिटी करना चाहते हैं, इट्स अपॉन यू। उसके बाद आ जाए जी वेंसियन को भी हमने टारगेट किया था जब ये 70 से नीचे था और बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो बेस्ट प्राइस थी, वहाँ से देखें जिन दोस्तों ने बाय किया उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली बनी। तो वेंसियन अगेन 100 इजी टारगेट है, बट थोड़ी सस्टेनेबल जो सी है रैली और थोड़ी सस्टेनेबल पॉजिटिविटी मार्केट में चाहिए। और जिन दोस्तों से ये मिस हुआ है अगेन ये जब डिप पे आए 75 से नीचे 70 के आसपास आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए सिस्टम अगेन अ वेरी गुड कंपनी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। स्टिल अभी ग्रोथ है इसमें बहुत ज़्यादा। बोनस के बाद एक्स होने के बाद अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने लास्ट वीक में 281 का लो लगाया और 300 से बिलो हमने कहा था कि बेस्ट प्राइस है कि आप इसको बाय करें। और वहाँ से देखें कि ये फिर इसने जंप लिया और क्योंकि अच्छी वैल्यू का स्टॉक है और इसमें आप देखें कि विद इन 3 डेज़ इसने 248 को आई थिंक टच किया था। और अभी भी अगर आप देखें तो जो रेट पर है आल दो के अगर आप लॉन्ग टर्म को कंसिडर करें तो ये रेट भी बाइंग रेट है, नथिंग टू वरी। बट अगर ये 300 से नीचे किसी भी टाइम आपको मिले तो तब तो बेस्ट रेट है कि आप उसको वहाँ पे बाय करें और उस क्वांटिटी को जैसे ही आपको 20-30 रुपये मिले तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फाइनल वन जी टैली में तो आपको पता है कि जो स्नैरियो बना हुआ है इस वक्त मार्केट की वॉलेटिलिटी में, तो उसमें टैली, यूनिटी, जीजीएल, ट्रीट, टीपीएलपी ये जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं ये फिर काफ़ी ज़्यादा जो है इनको हिट लगती है, इसीलिए इनमें स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमने स्टॉप लॉस इसका 16 के पास लगाया था जब ये 17 प्लस पे ट्रेड कर रहा था। और ये जो रेट है इसका 11 से नीचे, स्पेसिफिकली 10 से नीचे, तो वो तो 10 के आसपास वो तो बाइंग रेट है। यहाँ पे एवरेज करना बनता है, यहाँ बायबैक करना बनता है या एंट्री लेना बनता है। और फिर जैसे ही ये यहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है और जैसे ही आपको 3-4 पे मिलें तो वहाँ पर आप एग्ज़िट ले सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से 10% ऊपर जाए तो अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लें।
तो उस सिनेरियो में ये होता है कि आप किसी किस्म की वॉलेटिलिटी से फर्दर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो था जी आज की वीडियो, जिसमें थोड़ा सा हमने सिल्क बैंक को डिस्कस किया और आईटी सेक्टर स्टॉक्स को। ओवरऑल आईटी सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर, ग्रोथ है और फ्यूचर भी इसका बेहतर है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होपफुली आईटी सेक्टर के लिए हमेशा फेवरेबल ही रहेंगी आने वाले दिनों में भी। तो इसमें ओवरऑल पोटेंशियल है, और ऑलरेडी ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं अपने आप को। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम हाई साइड पे बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्दर डिप पे जहाँ पे आपको चीज़ें मिले वहाँ पे एवरेज करना बनता है, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तो जाती हैं तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स जो से हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन पाकिस्तान किसी किस्म के वर्स्ट केस से बचने के लिए स्टॉप लॉस जो है वो आप ज़रूर लगाया करें, जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से चीज़ें 8% से ऊपर जाएँ तो। और बाइंग जब भी करनी है वोलेटाइल मार्केट में हमेशा डिप पे करनी है, हाई साइड पे बाय नहीं करनी है। बाकी कल के लिए जी यही स्ट्रेटजी, फोकस करें इनको। जो ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स हमने कल फोकस किए थे वो टारगेट यही था कि डिप पे हमने बाय करना है। तो ऑयल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, और क्योंकि ऑयल प्राइसेस नहीं इंक्रीज़ हुई तो उनमें आज प्रेशर आया है। बट आने वाले दिनों में ये आप सबको पता है कि ऑयल प्राइसेस अल्टीमेटली इंक्रीज़ होंगी, तो इसलिए, और वो इंक्रीज़ ना भी हुई तो ये यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि रेट्स बहुत अच्छों रेट्स पर इस वक्त अवेलेबल हैं। वो आपकी रिफाइनरीज़ भी हैं, आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी हैं, आपकी ईएनपी कंपनीज़ भी हैं। सो नथिंग टू वरी, वो सेक्टर अच्छा पोटेंशियल है उसमें कि उनको भी आप डिप पे बाय करके और फिर उसमें जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले तो आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी कल के लिए अपनी चीज़ों को फोकस करें, जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है उसको करें। पैनिक में सेलिंग की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस को ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें, और जो हम स्ट्रेटजी हमेशा डिस्कस करते हैं उनको फॉलो करें कि जैसे ही आपको कोई प्रेजेंट सिनेरियो में 7-8%, 10% का प्रॉफिट मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया करें। तो इस पूरे सिनेरियो में फिर ये है कि आप एक एग्ज़िट ले लेंगे टाइमली, और उसमें उस कैश को फिर आप फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर एवरेज और बाय बैक। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे, उसके अकॉर्डिंगली और स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।